नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 150 एमसीक्यूज के बारे में। लिखा जरूर यहाँ पर 100 है, लेकिन यहाँ पर हम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपका सिलेबस है बीए सेकंड सेमेस्टर में, आपको मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ से एक प्रकार से आपके सिलेबस में वैसे 8 इकाई संकलित है। तो इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पिछले 2-3 वर्षों में है, 2022 में, ठीक है, 2023 में और 2024 में जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से समाहित करने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो गए, जो रिपीटेड हो गए, ऐसे क्वेश्चन 2023-24 में दोनों में पूछे गए हों या 2022 से 24 में पूछे गए हों, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। यानी वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ आने वाला है नहीं, यही सब क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होंगे 2025-26 सभी में। तो जो बच्चे एक प्रकार से हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चले वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वातावरण संभववाद विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ताओं ने किया? तो वातावरण संभववाद की अगर बात की जाए, वातावरण संभववाद की जो विचारधारा आई वह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, किसने कहा? मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, ऐसा कहा था कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं एक। ठीक है, रेटजल जो हैं उनकी शिष्या हैं, फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या हैं। रेटजल जो है मानव भूगोल के जनक हैं। बिडाल डीला ब्लास फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद दिया, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, मैंने खूब पढ़ाया, पूरा निश्चयवाद नवनिश्चयवाद सब पढ़ा दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? एक एकीकृत अनुशासन, या फिर मनुष्यों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण से वर्तमान समय प्रासंगिक नहीं है। यही गलत हो जाएगा, इसका द्वैतवाद के अधीन है। यानी भूगोल का वर्णन जो है तीनों में होता है, जबकि इसका अध्ययन नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि मैं समझा चुका हूं इन पॉइंट्स को। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल किस देश से संबंधित हैं? तो ये यूएसए यानी अमेरिका से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता फ्रांस से संबंधित है? तो बिडाल डीला ब्लास यानी वाइडर डीला ब्लास फ्रांस से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए, भौतिक भूगोल अपने आप में एक शाखा है, तो मानव भूगोल की शाखा नहीं। मानव भूगोल की शाखा में जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं, जबकि भौतिक भूगोल अपने आप में एक शाखा है भूगोल की। ठीक है, भूगोल की दो शाखाएं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल। मातृ विषय किस विषय को कहा जाता है? तो भूगोल को ही मातृ विषय कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन 2022-23 में आए हुए हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित नहीं है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, इनमें से कोई भी विषय मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र, इतिहास, योग विज्ञान, सब अलग अलग सब्जेक्ट हैं। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतया मानव को एक निष्क्रिय कारक के रूप में माना जाता है, जो पर्यावरण कारकों से प्रभावित होता है? तो नियतिवाद जो विचारधारा है वह मानती है कि मनुष्य का कोई एक प्रकार से, मनुष्य एक निष्क्रिय कारक है और पर्यावरण जो होता है वो कंट्रोल करता है किस पर? मनुष्य पर। ऐसा नियतिवाद या प्रकृतिवाद में कहा गया है। ठीक है, संभववाद में क्या कहा गया है? संभववाद में पर्यावरण को एक प्रकार से प्रकृति का दास माना गया है, यानी प्रकृति पर मनुष्य का कंट्रोल रहता है। और नवनिश्चयवाद बाद में आता है। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया। रुको एंड जाओ सिद्धांत जो है वो नवनियतिवाद के नाम से जाना जाता है। वह एक प्रकार से ना तो प्रकृति को मानव का दास, ना मानव को प्रकृति का दास बताता है, बल्कि दोनों का इंपॉर्टेंट, दोनों का तालमेल बैठाने की बात करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म किसने और मतलब किस देश में हुआ? तो ये हुआ फ्रांस में। किस देश में हुआ भैया? फ्रांस में हुआ। ठीक है, फ्रांस में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका मतलब फ्रांस, ये ध्यान रखेंगे। एंथ्रोपोजोग्राफी ग्रंथ किसने लिखा है? रेटजल की रचना है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के त्वचा का रंग पीला होता है, बताने का प्रयास करेंगे। किस प्रजाति के जो त्वचा का रंग है वो पीला होता है? मंगोलाइड प्रजाति, बताएं मंगोलाइड प्रजाति, नार्डिक या काकेसाइड या फिर दिनरिक। तो आप सभी को पता होगा पीला रंग किस प्रजाति का होता है भैया, पीला रंग किस प्रजाति का होता है, सभी को पता होगा। पीला रंग बिल्कुल मंगोलाइड प्रजाति का जो कलर होता है पीला होता है, चाइना में पाए जाते हैं ये, ठीक है। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। थारू जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? थारू उत्तराखंड के आसपास के एरिया में थारू खूब पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में थारू जनजाति खूब पाई जाती है, का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, घोटुल प्रथा, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है 2023 2024 में लगातार। घोटुल प्रथा जो है गोंड जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। इग्लू किसका निवास गृह है? इग्लू जो है ये एस्किमो जनजाति का निवास गृह होता है, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैंने एस्किमो पिग्मो सभी के बारे में बता रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिग्मी जनजाति सामान्यतः पाई जाती है कहाँ पर? पिग्मी जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका एक का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पिग्मी से संबंधित है? पिग्मी कौन सी प्रजाति से रिलेटेड है भैया? तो निग्राइड प्रजाति से रिलेटेड है। 2023 2024 में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, युर्त आवास गृह है एक, इसमें कौन रहता है, यानी किस जनजाति के लोग युर्त में रहते हैं? युर्त जो है किर्गिज जनजाति के लोग जो है युर्त नाम के घर में रहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। बुस्मैन लोग जो है दीमक को अपना चावल, दीमक का चावल या एक प्रकार से दीमक को चावल के रूप में कौन ग्रहण करता है? बुस्मैन के लोग ग्रहण करते हैं, बुस्मैन जनजाति के लोग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए बुस्मैन कहाँ के निवासी हैं, इसमें से आपको करना है भैया। तो बुस्मैन जो आपके पढ़ेंगे वो कालाहारी मरुस्थल आप लगा दीजिएगा, ठीक है, एक मिनट। बुस्मैन कालाहारी मरुस्थल आप लगा सकते हैं, ठीक है। किर्गिज की अगर बात की जाए तो किर्गिज आपका जो है किंजकिस्तान जो है आपका पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। पिग्मी की अगर बात की जाए तो पिग्मी आपका अफ्रीका जा करके लगेगा। पिग्मी आपका कहाँ पर लगेगा भैया? पिग्मी आपका सेकंड नंबर पर लगेगा, पिग्मी कांगो बेसिन में और एस्किमो ग्रीनलैंड के एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पर इग्लू नाम का घर बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 4 यानी का 4, का 4, ठीक है। इसके अलावा फिर खा का 3, खा का 3, खा का 3 बिल्कुल ठीक है, खा का 3 भी है, ठीक है। इसके अलावा पिग्मी यानी कि गा का 2, गा का 2 और उसका घा का 1, घा का 1, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, का ऑप्शन। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। एस्किमो कहाँ पर रहते हैं? एस्किमो का निवास स्थान ग्रीनलैंड, पिग्मी का कांगो बेसिन, किर्गिज का किंगिस्तान, बुस्मैन का काराहाली मरुस्थल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है? तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है भैया? अभी आप लोगों ने देखा बुस्मैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल में रहती है, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 2023 2024 दोनों में क्वेश्चन आया है। संथाल जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति जो है, संथाल, ओरा, मुंडा, संथाल, ये सब जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट जनजाति है, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओराव, मुंडा, मुया, डुया, ये सब जो है खास करके आप देखते हैं ओरा ने सिंथोल लगाया, ठीक है। ओरा, सिंथोल, ऐसे मानकर चलो ये सब जनजातियां बेसिकली आपकी पूर्वोत्तर साइड जो भारत है वहां पर पाई जाती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति से रिलेटेड हैं। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है हमारे, ठीक है, तमाम इनकी जनजातियों का पूरा कोर्स मैंने पढ़ा रखा है, पूरी जनजाति, विश्व की जनजातियां, बुस्मैन, किर्गिज, पिग्मी, इन सभी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ ही साथ में जो है ये संभववाद, निश्चयवाद, अनिश्चयवाद, ये सभी पढ़ा चुका हूँ मैं। और तमाम प्रकार की क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ हो चुकी हैं। जियोग्राफी की नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर। आपको व्हाट्सअप पर SMS करना है। क्या SMS करना है? आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं और अपना सेमेस्टर। सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आपको बता दो केवल 100 रुपये फीस रखी गई है। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर 100 रुपये आपको फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप SMS करेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। और आपको व्हाट्सअप पर SMS करना है। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भैया? लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स के साथ ही साथ आपको PDF नोट सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेंगे।
आपका जैसे तीन सब्जेक्ट आपके जो मेजर हैं वो माइनर सब्जेक्ट, को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी मात्र यानी पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में आपकी हो जाएगी। क्रैश कोर्स टाइप का जिसमें आपका एमसीक्यूज टाइप का भी क्वेश्चन आंसर जैसे आज हो रहा है वो भी आपको मिलेगा पीडीएफ। इसके अलावा लिखित में आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चन है वो सब मिलेंगे। चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कुछ क्लासेस अवेलेबल है वो भी आपको मिलेंगी। सब कुछ जो यूट्यूब पर वीडियोस नहीं है वो वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से संबंधित सभी के लिए लेक्चर अवेलेबल है। आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप डीडीयू यूनिवर्सिटी का छात्र हैं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या आप जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के छात्र हैं, आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ठीक है, बिहार, मिथिला, ठीक है, भोज, तमाम भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के विश्वविद्यालय में, आप उत्तराखंड के किसी यूनिवर्सिटी संबंधित थे उत्तराखंड के, ठीक है, उन सभी के लिए लेक्चर अवेलेबल है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन यानी जितने भी यूनिवर्सिटी खास करके कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे जो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी में प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया आपका। इसके अलावा आपका हो गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया। इसके अलावा आपका CCSU हो गया, CSJMU हो गया, ठीक है, यानी कानपुर विश्वविद्यालय, और मेरठ यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। इसके अलावा MJPRU बरेली हो गया, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जिसको आप कहते हैं, BU झांसी हो गया, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया। इसके अलावा आपके बहुत सारे विश्वविद्यालय छूट रहे हैं, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। ऐसे ही मतलब ये सारे विश्वविद्यालय जो हैं इन सभी में जो परीक्षा में प्रश्न आपके आएंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस सभी से विश्वविद्यालय से हैं वो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फटाफट से समझ करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में आपकी करवाई जा रही है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी तो सभी में आपको पढ़ना पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी SMS करके हमारे साथ जुड़े और अपना जो है नंबर अच्छा कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आप नंबर बहुत बढ़ा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और उन रिपीटेड क्वेश्चंस को आपके लिए छांट करके मैं लाया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमारे पास व्हाट्सएप पर तुरंत SMS करें और 100 रुपये फीस आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जन्म दर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जन्म दर को प्रभावित करता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जन्म दर को कौन सा कारक प्रभावित करता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बढ़िया क्वेश्चन है। जन्म दर को कौन सा कारक प्रभावित करता है भैया, देखें, धर्म, राजनीति और जनसांख्यिकी संरचना, ये सब जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बाकी आकाटामा, मरुस्थल, भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ पर जनसंख्या एकदम से विरल है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाई जाती। जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही विद्यमान है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। माल्थस का सिद्धांत संबंधित है किससे, जनसंख्या के विस्फोट से। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में से कौन संबंधित सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, इनमें से बताएं। मुंबई, टोक्यो, सिडनी या फिर दिल्ली। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आपका पड़ेगा, टोक्यो जापान में पड़ेगा, मुंबई भारत में और दिल्ली भी भारत में ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर आपको मिलेगी इनमें से, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो इनमें से मिलेगी वो आपको टोक्यो में मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है भैया, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। घनत्व मतलब समझ रहे हैं, बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे कौन सा राज्य है, तो बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, बताएं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है किस देश में। निम्नलिखित में से किस देश में या किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो इनमें से निम्नलिखित में से पूछा गया, तो इनमें से अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है इनमें से। बाकी एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है।
अगर अफ्रीका को छोड़ दें तो, मतलब अफ्रीका ना होता है यहाँ पर, एशिया होता तो एशिया लग जाता, लेकिन एशिया है नहीं तो अफ्रीका लगेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत 2011 के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से भारत में राज्य में है? देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है खा ऑप्शन इसका। क्लियर, यानी घटता हुआ क्रम। अवरोही माने घटता क्रम और आरोही माने बढ़ता क्रम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल अपना भारत वाला का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पुरानी और सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियां पाई जाती हैं? बताएं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पुरानी और सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियां पाई जाती हैं? तो थार के मरुस्थल में। 2022-2023 में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगातार, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा के दृष्टि से यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी ए और दूसरे को एक प्रकार से कारण यानी आर के रूप में दिखाया गया है। ये क्वेश्चंस बड़े ही कठिन होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कोटों के उत्तर, जो उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, विश्व में जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमान है। बिल्कुल, कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कारण आपसे क्या कह रहा है? कारण आपसे कह रहा है बेटा, कारण दूसरा कह रहा है कि मानव बसावट के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं, इसी वजह से जनसंख्या घनत्व भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी पहला जो अभिकथन है, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक है, अत्यधिक असमान है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा उसकी व्याख्या करता है कि मानव बसावट के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हैं, इस वजह से जनसंख्या का वितरण भी अत्यधिक असमान है। यानी इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोनों ए और बी, सॉरी ए और आर दोनों सही हैं, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसका का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन रहा है? नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है भैया? तो देखिए, जलवायु, व्यापार और औद्योगिकरण ये प्रभावकारी कारण है नगरों की उत्पत्ति और विकास को लेकर के। पदानुक्रम ये एक प्रकार से प्रभावहीन कारक है, घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में है? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत द्वितीय स्थान पर है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किससे सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि संबंधित सिद्धांत दिया? किसने सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि संबंधित सिद्धांत दिया है? तो प्रोफेसर माल्थस ने दिया है, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भारत की जनसंख्या सबसे अधिक दुनिया में हो चुकी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक और प्रतिबंधात्मक नियंत्रक की बात की है? बताएं, किस विद्वान ने जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक प्रतिबंधात्मक नियंत्रक की बात करी है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने अपनी जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक और प्रतिबंधात्मक नियंत्रक की बात कही है? इस कथन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, आगे बढ़ते हैं। अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतरदेशीय प्रवास होता है। अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतरदेशीय प्रवास क्या होता है? नगर ग्राम से नगर प्रवास, या नगर से ग्राम प्रवास, या नगर से उपनगर, सभी में प्रवास, ये एक प्रकार से अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतरदेशीय प्रवास इसको कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना, प्रवास करना। अगला क्वेश्चन सर, ट्रांसह्यूमेंस है क्या है? एक ऋतु प्रवास होता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है? बताएं, कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा भाई, कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आपका बार बार नहीं आता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सी जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है? तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है, कई बार मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न, क्राल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्राल शब्द का प्रयोग जो है किर्गिज का जो तंबू होता है उसी के लिए क्राल शब्द का प्रयोग करते हैं। किर्गिज जनजाति का लोग जिस तंबू में रहते हैं उसी को क्राल कहा जाता है। एशियाई टुंड्रा की विशेषता
वाले लोगों के समूह को जाना जाता है? एशियाई टुंड्रा प्रदेश की जो विशेषता वाले लोग होते हैं उनको समोई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। गोल गथेड़ा उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? प्रश्न कई बार आया हुआ है 2022-2023 में। गोल गधेड़ा उत्सव जो होता है ये भील जनजाति जो भारत में पाई जाती है उसी में मनाया जाता है। खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बटकही विवाह की व्यवस्था किस जनजाति में होती है? बटकही विवाह की व्यवस्था किस जनजाति में होती है भैया? बटकही विवाह की व्यवस्था जो होती थारू जनजाति में होती है, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। खा ऑप्शन। फालू का कपड़ा कौन पहनता है? फालू का कपड़ा, फालू का कपड़ा जो है भील लोग पहनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बापला किस जनजाति में विवाह कहलाता है? बापला किस जनजाति में विवाह कहलाता है? संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, करेल कृषि किस जनजाति में की जाती है? करेल कृषि जो होती है नागा जनजाति के लोग करते हैं। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूम खेती की आवश्यकता होती है, विशेषता क्या होती है? ह्यूम खेती की क्या विशेषता होती है? क्षेत्रों का रोटेशन हो जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। झूम खेती के मामलों में नियंत्रित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? झूम खेती अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। झूमिंग कृषि की अगर बात की जाए तो झूमिंग कृषि को जो है लदांग मतलब इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। रे कहा जाता है वियतनाम में। मिल्पा कहा जाता है इसी कृषि को मैक्सिको में। तमराई ब्राजील में नहीं कहा तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो लदांग। आपसे पूछा जाएगा कि झूमिंग कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे लदांग कहा जाता है। वियतनाम में क्या बोलते तो आप बताएंगे कि रे कहा जाता है। मैक्सिको में क्या कहा जाता है तो मिल्पा कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है तो झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं और काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी इसी को जाना जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जंगल को काटा जाता है, उसको आग लगा दी जाती है, उसके बाद में उस पर खेती करी जाती है। जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती तब तक खेती करी जाती है। जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो खेती उस पर बंद करके फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं लोग, जंगल को काटते हैं, फिर से वहाँ पर वो खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। यही झूमिंग कृषि होती है। इसीलिए काटो और जलाओ कृषि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काटो जलाने का प्रोसेस ज़्यादा होता रहता है। अलग अलग स्थानों पर दुनिया के ये कृषि करी जाती है जनजाति विशेष के द्वारा। गोंडों का मुख्य व्यवसाय क्या है? भोजन का एकत्रीकरण करना, वन की खेती या शिकार करना। तो गोंड जनजाति के जो लोग होते हैं इनका मुख्य व्यवसाय जो होता है वो खेती करना होता है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? बताएं कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है इनमें से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय विविधीकरण, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, ये मानव भूगोल के उपागम है, जबकि अन्वेषण और वितरण ये मानव भूगोल का उपागम नहीं होता है। बाकी तीनों होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घा। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? तो वो होता है प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। इस कथन को कहा था रेटिजल ने, फ्रेडरिक रेटिजल। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल के सिद्धांत नाम की पुस्तक किसने लिखी है? थियरी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रोफेसर हंटिंगटन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है? बताएं कौन नियतिवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो नियतिवादी विचारधारा के समर्थक कौन नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे। नियतिवादी विचारधारा के समर्थक जो हैं इनमें से देखिए डब्ल्यू हार्टेक, OH स्पेट या आर हार्टसोन, ये सब नियतिवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ताओं में से कौन जलवायु नीतिवाद पर विशेष रूप से बल देते हैं? तो जलवायु नीतिवाद पर कौन बल देते हैं भैया? कुमारी, एलन, चर्चिल, सैंपल। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इतिहास के लिए भूगोल के अनुप्रयोग का परिचय नाम की रचना किसने लिखी है?
इतिहास के लिए भूगोल के अनुप्रयोग का परिचय, ये रचना किसकी है? इतिहास के लिए भूगोल के अनुप्रयोग का परिचय नाम की पुस्तक लिखी है रेटजल ने। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। पल्स ऑफ एशिया पुस्तक लिखने वाले कौन है? पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन की पुस्तक है, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? नियतिवाद के सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं भैया? तो नियतिवाद के सिद्धांत के समर्थकों में ये कोई नियतिवाद के समर्थक नहीं है, घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक लिख के लेखक कौन है? तो एलन मतलब कि क्या नाम है, रेटजल महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है। रेटजल ही कौन है? रेटजल जो है ये मानव भूगोल के पिता भी हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के एक प्रकार से जनक कहे, मानव भूगोल के कौन है? ये पिता हैं। ठीक है, मानव भूगोल के कौन है भैया? पिता हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी और मॉडल पेपर इसका जो है, इसका सेकंड मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आएगा, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस के आसपास हमने देख लिया, और भी चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास ऐसे करूँगा तीव्र गति से। तो ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अर्थ जो है जियोग्राफी के और भी आ जाएंगे, उसको लेकर के परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप बहुत चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, वैसे इसका एक पार्ट और आपका आएगा दूसरे वीडियो में मैं दूंगा, जिसमें और भी ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। वैसे आप कहें तो मैं चर्चा ही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इस पर मैं देख ही लेता हूँ। बिल्कुल दूसरे वीडियो में नहीं मिलेंगे, इसी में हम चर्चा कर लेते, क्योंकि आपका समय ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ मैं, तो विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। फिर अगला जो क्वेश्चन, अगली जो वीडियो आती उसमें भी हम चर्चा कर लेते, लेकिन फिर भी चले हम जानने का प्रयास कर लेते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। चले भाई, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रेटजल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? रुको एंड जाओ निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर का नाम कहीं पर दिया हो, करेक्ट आंसर लगा देंगे। रुको एंड जाओ निश्चयवाद या नव निश्चयवाद, इसी को कहा जाता है रुको एंड जाओ सिद्धांत, ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थक नहीं है? निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थक कौन सा विद्वान नहीं भैया? तो वाइडल, डी लाप्लास निश्चयवाद के समर्थक नहीं है। बाकी रेटजल, हमबोल्ट और रिटर ये तीनों रहे हैं। तो इसका वाइडल, डी लाप्लास चूंकि संभववादी विचारधारा के जनक हैं, फ्रांस के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन संभववाद के प्रवर्तक हैं? निम्नलिखित में से कौन संभववाद के प्रवर्तक हैं? विडाल, डी लाप्लास, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर रुको एंड जाओ सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पुस्तक को लिखा है लुसियन फेब्रे ने, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता, यह बात वाइडल, डी लाप्लास ने ही कहा था, विडाल, डी लाप्लास, घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वाइडल, डी लाप्लास संबंधित हैं किससे? संभववाद से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा, संभववाद से रिलेटेड हैं। ठीक है, पॉसिबिलिज्म से संबंधित हैं ये। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार संभववाद पर विचार दिया है? निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार संभववाद पर विचार दिया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संभववाद पर पहली बार विचार दिया था लुसियन फेब्रे ने, फिर उसके बाद ने उसको एक नए तरीके से प्रस्तुत किया था संभववाद को वाइडल, डी लाप्लास ने। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना दी है। नव निश्चयवाद को ही रुको एंड जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है, यह बात गो एंड स्टॉप एंड गो थियरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है? तो निम्नलिखित में मतलब प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव ज़्यादा होता है नियतिवाद में। प्रकृतिवादी या नियतिवादी जो विचारक हैं, ठीक है, जिसमें रेटजल वगैरह का नाम आता है, ठीक है, एलन चर्चिल सैंपल वगैरह का नाम आता है, उसमें एक प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण जो है मनुष्य पर हावी है, मनुष्य को अंडर में कर लेता है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। संभववाद में क्या होता है?
मनुष्य जो है प्रकृति पर कंट्रोल रखता है, जबकि जो है जो अगला आता है नव निश्चयवाद, उसमें प्रकृति और मनुष्य संबंध बना करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गद्दी जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे भैया। गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? गद्दी जनजाति भारत के ही किसी राज्य में पाई जाती है। अब आप बताएं किस जनजाति में, मतलब किस राज्य में पाई जाती है। तो गद्दी जनजाति की अगर बात की जाए तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। 2024 में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, माऊ पाक शिकार की विधि संबंधित है। माऊ पाक शिकार जो होता है एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं, का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ट्रांस ह्यूमेंस संबंधित है। ट्रांस ह्यूमेंस जो है किर्गिज जनजाति से रिलेटेड है, खा ऑप्शन। बांटू कृषक किस जनजाति के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं? बांटू कृषक जो होते हैं वह पिग्मी जनजाति के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सब 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव होमोसेपियंस से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा मानव होमोसेपियंस से संबंधित नहीं है? तो आधुनिक मानव जो है होमोसेपियंस है ये, ठीक है। बाकी होमो इरिगेस्टर, होमो हैबिलिंग और होमो इरेक्टस ये होमोसेपियंस संबंधित हैं, जबकि आधुनिक मानव जो है होमोसेपियंस से जो है आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई, घा ऑप्शन। पेकिंग मानव के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? पेकिंग मानव के अवशेष चाइना में पाए गए हैं। जावा मानव जो है उसके अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जावा मानव के अवशेष कहाँ पाए गए? जावा मानव, पेकिंग मानव। तो जावा मानव के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा दो द्वीप है, तो वहाँ पर जावा सुमात्रा, जावा से प्राप्त हुए जावा मानव के अवशेष। अगला प्रश्न, मंगोल प्रजाति की उत्पत्ति स्थान चाइना है, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीले कलर के होते, छोटे नाटे कद होता है, ठीक है, नाक चपटी होती है। अगला क्वेश्चन, उलझे यानी बूली बाल, उलझे बाल विशिष्ट लक्षण किस जनजाति के हैं? उलझे या बूली बाल जो होते हैं वो काकेसाइड प्रजाति के लक्षण होते हैं। काकेसाइड प्रजाति दक्षिणी प्रजाति होती हैं, जैसे जो क्रिसगल टाइप के लोग होते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े एकदम से बाल घुंघराले टाइप के, वो, ठीक है, काकेसाइड प्रजाति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें इनको, पहले कौन सा, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें, पहले आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमोसेपियंस, फिर होमोसेपियंस, ठीक है, होमो इरेक्टस, फिर होमोसेपियंस, पहले ये, फिर ये, फिर ये बना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवास का मुख्य कारण है? भारत में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में प्रवास का मुख्य कारण, सभी लोग बताने का प्रयास, भारत में प्रवास क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? भारत में प्रवास का कारण कई सारा हो सकता है। पहला कारण है कार्य और रोजगार के लिए लोग भारत से बाहर जाते हैं, इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय बस्तियों का प्रतिमान नहीं है? मानवीय बस्तियों का देखिए, रेखीय, तारक और वृत्ताकार, ये मानवीय बस्तियों का प्रतिरूप है, जबकि पुरवा जो है एक गांव विशेष या एक बस्ती टाइप की होती, तो इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश में है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास के में प्रमुख है? यानी गांव से लोग शहरों में क्यों जाते हैं, इसमें प्रमुख क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या पूछा गया भैया, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास में प्रमुख कारण है? वो है रोजगार के लिए लोग गांव से शहर में जाते हैं, घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से क्या बड़ा है सबसे बड़ा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सांस्कृतिक दायरे जो होते हैं सबसे बड़े माने जाते हैं। अगला प्रश्न, पुरवा होते हैं, पुरवा 8 से 10 परिवारों की बस्ती या खेतों पर बसे घाट या अस्थायी बस्ती या फिर वनवासियों के घर। तो पुरवा जो होते हैं बेसिकली, वो 8 से 10 परिवारों की एक बस्ती होती है, उसी को पुरवा कहते हैं। जैसे शुक्लन पुरवा, तेलियन पुरवा, मुरावन पुरवा, ऐसे पुरवा होते नहीं गांव, मतलब कि यहाँ पे गांव में, तो वैसे पुरवा 8 से 10 परिवार वहीं पर रहते हैं, उसको पुरवा कहते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य से क्या आशय है? सांस्कृतिक भूदृश्य
का मतलब होता है मानव के द्वारा निर्मित भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में सारे क्वेश्चंस पूछे गए, एक भी क्वेश्चंस इधर उधर का नहीं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में प्रकार की जो कृषि होती है, पता है कांगो नदी बेसिन में किस प्रकार की कृषि होती है? तो कांगो की जो नदी है उसकी जो घाटी वगैरह उसमें आदिम कृषि होती है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या के संचालन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो है भैया ग्रामीण से शहरी प्रवास बहुत होता है, गांव से लोग शहरों में खूब जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व के आधे से अधिक जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है? विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या जो होती है वो किस जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इनमें से पूछा गया है ना, तो इनमें से जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक पाया जाता है वो पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लोगों का जीवन स्तर उच्चतम होता है, क्या कहलाता है बताएं? लोगों का जीवन स्तर उच्चतम होता है कहलाता है वो, तो लोगों का जीवन स्तर उच्चतम होता है उसको क्या कहलाते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूलतम जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो माल्थस ने दिया है जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत, माल्थस। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा इसका। जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत उन्होंने दिया है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत एफ नोटस्टीन ने दिया है संक्रमण का सिद्धांत। जननांकिकी संक्रमण नहीं, जननांकी विस्फोट का सिद्धांत माल्थस ने दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करता है? तो देखें, प्रतिकर्षण कारक और आकर्षण कारक दोनों करते हैं। कुछ चीज़ें आकर्षित करती हैं, कुछ चीज़ें जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर रहने नहीं देती हैं, इस वजह से लोग भाग करके आते हैं। कुछ तो चीज़ें शहर में जाएंगे तो अच्छा चीज़ें मिलेंगी, कुछ लोग गांव में एक प्रकार से दबाए जाते, कुछ ले जाते, तो इस वजह से भाग जाते हैं। मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। मंगोलाइड प्रजाति का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया से माना जाता है। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व है? किस क्षेत्र में उस उच्च जनसंख्या घनत्व है इनमें से? तो पश्चिमी यूरोप में। इन ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर का परीक्षा में प्रश्न 2023 2024 दोनों में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर किस अवस्था में या किस अवस्था के द्योतक हैं? तो ये स्टेज 1 के द्योतक हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने अपने जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक और प्रतिबंधात्मक नियंत्रण की बात करी है? तो ये माल्थस ने करी है अपने जनसंख्या सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एस्किमो किस नस्लीय समूह से संबंधित हैं? एस्किमो जो है किस नस्लीय जो है संबंधित है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो किस नस्ल से संबंधित होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त है। एस्किमो किस नस्लीय समूह से संबंधित हैं? तो मंगोलाइड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति को सच्चे जंगल खानाबदोश के रूप में जाना जाता है? सच्चे जंगल खानाबदोश के रूप में सेमांग जनजाति को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। आखेट पर यानी कि शिकार पर जीवन निर्वाह करने वाले प्रायः जलवासी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि शिकार जो होता है वह एक प्रकार से जंतु अपने चारे हेतु मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं, मौसम के हिसाब से वह आते हैं। इस वजह से प्रवास जब जानवर करते हैं तो मनुष्यों को भी उनके लिए पीछे पीछे उनके जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुश फैक्टर नहीं है? कौन एक पुश फैक्टर नहीं है इनमें से? तो बेरोजगारी एक पुश फैक्टर नहीं है, बेरोजगारी की वजह से लोग नहीं जाते। बाकी चिकित्सा शैक्षिक सुविधाओं के लिए लोग प्रवास करते हैं, महामारी की वजह से, पानी की कमी की वजह से करते हैं। जिनकी बस्तियों को क्राल कहा जाता है उनका क्या नाम है? जिनकी बस्तियों को क्राल कहते हैं, तो क्राल किसको कहते हैं? किसकी बस्तियों को भैया? क्राल किनकी बस्तियों को कहा जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्राल किनकी बस्तियों को कहा जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका प्रश्न मैंने आपको बताया था। किर्गीज के तंबू होते हैं उनको क्राल कहते हैं। किर्गीज के जो तंबू होते हैं उन्हीं को क्राल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। किर्गीज के तंबुओं को क्राल कहा जाता है। ठीक है, किर्गीज के तंबुओं को क्राल कहते हैं, लेकिन किर्गिल की बस्तियों का नाम है तो जुलू नाम के भी जो है बस्तियां होती है उसको भी कहते हैं।
वैसे किर्गिज लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लुटेरी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां लुटेरी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर खनिज और वन संसाधनों का शोषण होता है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। भारत में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 645 जनजातियों से के आसपास पाई जाती हैं। का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियों का निवास स्थान है। भारत में सबसे अधिक जो जनजातियां पाई जाती हैं किस राज्य में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। का ऑप्शन। ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किस प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय पाए जाते हैं, जैसे कृषि हो गया, जंगल काटना हो गया, दूध का काम हो गया, ये सब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखें, डिमांजिया, पीएस राक्सबी और इरविन रजी ये सब संबंधित हैं, जबकि डीएच डेविस जो हैं, ठीक है, ये एक प्रकार से भौतिक भूगोल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है जनसंख्या का, संसाधनों का, मानव वातावरण के समायोजन का, तीनों का अध्ययन किया जाता है। घा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड हैं। इससे बाहर कुछ आपकी परीक्षा में आने वाला नहीं, आप इसको रट डालिएगा एकदम से। वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव की प्रजातियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किन मानवीय विज्ञानों के समान रूप से किया जाता है, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव की प्रजातियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किन मानवीय विज्ञानों के समान रूप से किया जाता है। तो मानव भूगोल और मानव विकास के समान। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय नीतिवाद का अनुयायी नहीं है। पर्यावरणीय नीतिवाद का अनुयायी कौन सा नहीं है। देखिए, विडाल डी लाब्लास पर्यावरणीय नीतिवादी के जो है समर्थक नहीं है। ये एक प्रकार से संभववादी विचारधारा देने वाले विद्वान हैं, जबकि सेम्पुल, इमैनुअल कांट और रेटजल ये तीनों पर्यावरणीय नीतिवाद की बात करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ईसा वोमेन भूगोलवेत्ता थी कहाँ के। ईसा वोमेन कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, अमेरिकन। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया। प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किया था OH के स्पेट ने। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण एक जीव के परिवेश कारकों का समग्रता है, यह कथन या इस शब्दों को किसने कहा। पर्यावरण एक जीव के परिवेश कारकों की समग्रता है, इसको कहा था कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल, EC सेम्पुल। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, रेटजल की शिष्या हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में खूब पूछा जाता है ये प्रश्न कि रेटजल की शिष्या कौन है। तो कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं, ठीक है। रेटजल कौन है, मानव भूगोल के जनक हैं। निम्नलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। भौतिक पर्यावरण के तत्व के में कौन नहीं आता। देखिए, भूमि, खनिज और मृदा ये भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, जबकि बस्तियां मानव भूगोल के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं, वह निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थिव एकता का सिद्धांत। ये कहता है कि क्या संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई के रूप में है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं, ऊपर से भले अलग हैं लेकिन नीचे से अगर देखें एक एकता के रूप में तो सभी लोग इकट्ठा ही हैं। चाहे पहाड़ पर्वत सब जो हैं नीचे से आपस में सटे हुए हैं, ऊपर बस केवल अलग अलग धरातल पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया। ऐसे ही आपको और भी मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा होगा, ये हो चुका है अर्थशास्त्र का। आज जियोग्राफी का भी हो चुका है, ऐसे ही हिंदी का, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी का आपका आएगा। सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में यही चीज़ें ह्यूमन जियोग्राफी संबंधित है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। लगभग आज की वीडियो के माध्यम से हमने 200 क्वेश्चन या लगभग 150 क्वेश्चन से अधिक प्रश्नों को बताया, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तीव्र गति से मैंने बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इकोनॉमिक्स का भी वीडियो मैंने दे चुका हूँ और ये जियोग्राफी का हो चुका है। बाकी सभी का यूनिट 1 यूनिट 2
करके मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, वो सब भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, और आपका सारे एजुकेशन हो गया, आपका सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हो आप। पूरी प्रोसेस आपको बता ही रखी है कि भाई आपको एसएमएस करना है, 100 रुपये फीस में आपको जोड़ा जाएगा, वो पूरी जानकारी मैंने आपको दे ही दी थी। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। जुड़ना कैसे, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पीडीएफ नोट्स से सभी सब्जेक्ट के हमको हमारे क्लास में जुड़ना है, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स लेने हैं, लिखित पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, क्लास यानी क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है, 91 193 60 62 पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करें। क्या एसएमएस करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम, अपने सेमेस्टर का नाम सब लिख करके आपको भेज देना इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। फिर आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो जमा कर देनी होगी। किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, इसके अलावा आपको जो है पीडीएफ नोट्स सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, जिसमें लिखित टाइप के क्वेश्चन पेपर भी आपके रहेंगे, यानी और सभी सब्जेक्ट की तैयारी, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 3 सब्जेक्ट जो आपके मेजर हैं, एक माइनर है, एक को करिकुलर है, सभी की तैयारी, पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पढ़ना, वो सब भी आपको मिल जाएगा। तुरंत एसएमएस करें 91 193 60 62 पर, हमारे साथ जुड़ जाएं, देर ना करें। जितना देर करेंगे उतना आपका ही घाटा होगा, तो फटाफट से जुड़े। केवल 100 रुपये फीस में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत।